हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ गया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने सब कुछ समझा रखा है। ठीक है, बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था बच्चों वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो विलियम प्रथम जो था वो प्रशा काम राज जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराएंगे नहीं तब तक उसका एकीकरण संभव नहीं था। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक है ना, मंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से ही होगा। ठीक है, लड़ाई कर कर ही जीती जा सकती है। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। तो ठीक है, ये चीज़ है। रूस की संसद को क्या कहा जाता था? तो रूस की संसद को ना ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ड्यूमा। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अधिक अविभाज्य वर्गीय परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभिमानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की थी, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जो रूस की क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ये जो दिख रहे हैं ना, ये है लेनिन। 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति थी, स्पष्ट करें। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस ने सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के लिए अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार भी मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों से रूस में किसानों तथा मजदूरों का सम्मान बढ़ा, इसलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सर्वहारी क्रांति कहा जाता है। 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो रूस के शासक जो थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1981 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी थी। ये देख रहे हैं आप, ये है अलेक्जेंडर द्वितीय, इनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? निहिलिस्टों ने कर दी थी। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, बताएं। तो हो ची मिन्ह हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता एक मार्ग है। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हैं। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफ़ी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग का एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते। चूँकि हो चिन्ह मार्ग वियतनाम की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, उनका जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा, उसके बिना उनका जीवन यापन व्यापार सब कुछ नहीं हो पाता था, तभी अमेरिका उस पर नियंत्रण चाहता था। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादी और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज्य की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक
आश्वस्त कर दिया था, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई थी। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को भी बल मिला। गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों की संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो गांधी जी ने चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष के लिए उनको प्रेरित किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? देखो, जो रॉलेट कानून था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। असहयोग आंदोलन में क्या था कि जो भी काम करते थे ना सरकारी लोगों में, अंग्रेजों के पास, उनको बोला गया था कि अपना समर्थन वापस लो, काम छोड़ के घर बैठ जाओ। इसका उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया क्योंकि सब ने भाग लिया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? नमक के व्यापार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगी के साथ दांडी यात्रा पर निकले। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। गांधी इरविन एक्ट दिल्ली समझौता क्या था? तो देखो बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया था। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखो, औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तन से है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने, यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं सदी में शुरू हुई। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति में ना तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और ना ही रक्तपात। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई, इसका निरंतर विकास होता रहा, आज तक हो रहा है, ठीक है। कलकत्ता में पहली देशी जूट मिल किसने स्थापित की? तो जो कलकत्ता में पहली देशी जूट मिल की स्थापना 1917 ईस्वी में एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने की थी, ठीक है। 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट का परिचय दीजिए। तो 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए तथा महिलाओं को भी काम के लिए घंटे एवं मजदूरी तय की गई। तो ये था फैक्ट्री एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद कुटीर उद्योग के विकास में भारत सरकार की नीतियों को लिखिए। तो कुटीर उद्योगों की उपयोगिता और उनके महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयास किए। 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया और 1952 से 53 में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल के रेशे एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड स्थापित किए गए। 1980 की औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर भी बल दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिन पर क्यों हमले किए? ठीक है, ये जो स्पिनिंग जेनिन पे हमले क्यों किए गए? बेरोजगारी की आशंका से मजदूर कारखानदारी एवं मशीनों के व्यवहार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इंसानों की जगह मशीनें आ गए थे। जहाँ एक काम कोई 10 लोग कर देते तो वहाँ एक मशीन कर रहा है, तो 10 लोगों के काम वो खा गया। इसी क्रम में ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का जब व्यवहार होने लगा, ये जो मशीन देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं, तब इस उद्योग में लगी महिलाओं ने इसका विरोध आरंभ किया। उन्हें अपना रोजगार छीनने की आशंका थी, अतः उन लोगों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ना आरंभ कर दिया। ठीक है, अतः उन लोगों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर आक्रमण करके उन्हें तोड़ना आरंभ किया। उस स्थिति का वर्णन एक मजिस्ट्रेट ने किया कि जिसकी नियुक्ति मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई थी। गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता अंग्रेज व्यापारियों के एजेंट होते थे, जिनकी सहायता से भारतीय कारीगर बुनकरों को पेशगी की रकम देकर उनसे उत्पादन कराया जाता था। ये बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे, ये वस्तुओं की गुणवत्ता का भी ध्यान रखते थे, तो उन्हें हम गुमास्ता कहते थे। शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? ये जो आज शहर देख रहे हैं, ये किस प्रकार के केंद्र होते हैं? शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, यातायात, सभी चीज़ों के लिए। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था या मुद्रा प्रदान होती है, जो उसके भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। जैसे देखो, दिल्ली जो शहर है, उस शहर पे हमारे जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का ऑफिस है, तो शहर तो हर चीज़ का केंद्र होता है। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का सामान्यतः अर्थ मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यहूदियों के लिए। लेकिन आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, न जाति या समान पहचानने वाले लोगों के साथ रहने की को इंगित करता है। गेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को एक विशिष्ट दैशिक रूप दे देते हैं, तो इसे गेटो कहा जाता है। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? आधुनिक शहरों में जहां एक और पूंजीपति वर्ग का अभ्युत्थान हुआ, मतलब पूंजीपति लोग बहुत थे, दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का भी था, वहां पर श्रमिक लोग भी थे। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, जो कृषि मतलब खेतों वेतों में काम करते थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में इनका पलायन हुआ। इस तरह शहरों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए गांवों से शहरों की ओर श्रमिक वर्ग को आगमन हुआ। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ यह है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, आप कुछ भी सामान बेचते हो तो अपने आस पड़ोस तक ही नहीं रहना, सभी लोगों के लिए रखना, देश विदेश तक, तो यह है वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अथवा सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में भी बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं। औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? तो विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना, और ठीक है, विश्व बाजार ने किया। ठीक है, किसने किया? ये सब विश्व बाजार ने किया। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही व्यापार, पूंजी के प्रवाह और श्रमिकों के पलायन ने भी विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। भारत पर आर्थिक महामंदी के क्या परिणाम थे, क्या प्रभाव पड़े? तो आर्थिक महामंदी से भारत का आयात निर्यात व्यापार घटकर आधा हो गया था। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ था। आर्थिक महामंदी से शहरी वर्ग ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। महामंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का निर्यात करने लगी। ठीक है, आर्थिक महामंदी के कारण महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन तक प्रारंभ करना पड़ा।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं बेटा? कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां होती हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, मेक्सिको सिटी है, ये सब आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी इन जगह पर व्यापार करती है अपना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित दो वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखें। तो उनके नाम है, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक करनामा जो बगान मालिक और मजदूरों के बीच होता था, उसके तहत काम करना पड़ता था। इस एकरनामे को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, सारे अधिकार मालिकों को प्राप्त होता था। और रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। काम पूरा नहीं होने पर मजदूरों को मालिक दंडित भी करता था। वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान हो गई थी। तो ये था एक तरफा अनुबंध। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? कॉर्न मतलब मक्का। ठीक है, इस लॉ को समाप्त करने का क्या कारण था और क्या परिणाम हुए? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ द्वारा मक्का के आयात को प्रतिबंधित करवा दिया। फलतः इंग्लैंड के कृषि उत्पादों को ऊंची कीमत पर बेचकर भूस्वामी लाभ कमाने लगे। दूसरी ओर अनाज की बड़ी कीमतों से उद्योगपति और शहरों में रहने वाले लोग त्रस्त हो गए। इन लोगों ने कॉर्न लॉ का जबरदस्त विरोध किया और इससे वापस लेने की मांग की। सरकार को बाध्य होकर कॉर्न लॉ वापस करना पड़ा और खाद्यान्न की आयात की अनुमति देनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि कॉर्न बाहर से मतलब तुम्हारे घर के बगल में जो चीज़ मिल रही है वो 10 रुपये है और जो बाहर से आ रही है वो 5 रुपये है। तुम बाहर वाले खरीदोगे, वही चीज़ तुम्हें सस्ती मिल रही है। तो इसलिए उन्होंने कॉर्न लॉ लगा दिया कि भाई बाहर से कॉर्न नहीं आ सकता, हम अपना ही बेचेंगे। और बड़े दाम पे बेच रहे थे, तो उस लॉ को हटाना पड़ा। ठीक है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो यूरोप में छापाखाना के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग को है, जिन्होंने 1448 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किया। जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। ठीक है, ये चीज़ें देख सकते हैं। इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया। पेंच को घुमाकर प्लाटिनम को गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों को धातु की आकृतियों को ढाला गया। इन टाइपों को घुमाने या मूव करने की व्यवस्था की गई थी और इस तरीके से छापे खाने बनाए गए थे। आज से कितने साल पहले? कम से कम 600 साल पहले। कह रहे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का क्या उद्देश्य था? तो सरकार वैसी कोई पत्र पत्रिका अथवा समाचार पत्र को मुक्त रूप से प्रकाशित नहीं होना देना चाहती थी जिससे सरकारी व्यवस्था और नीतियों को आलोचना हो। ठीक है, तो इस एक्ट में ये था कि सरकार जो भी चीज़ कर रही है ऐसी कोई चीज़ उसके विरोध में कोई ना छाप दे। भारत में उभरते राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहती थी इस एक्ट के द्वारा। यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। तो ये देख रहे हैं, ये लेखक, ये है यंग इंडिया का एक पत्र। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद से हुआ और इसके संपादक महात्मा गांधी थे। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने विचारों राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार जन जन तक किया। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई? तो पहली चीज थी, इसने ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार किया। ज्ञान उदय। ठीक है। मुद्रण ने वाद विवाद की संस्कृति का भी विकास किया। तर्क वितर्क, भाई तू गलत है मैं सही हूँ, क्यों गलत हो तुम क्यों सही हो, वाद वितर्क की। ठीक है, इस चीज़ का भी बढ़ावा दिया। इसने राजशाही के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा देकर क्रांति की भावना को बलवती बनाया। तो ये 3 काम इन्होंने किए मेन। मार्टिन लूथर कौन था? अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करने के लिए उसने मुद्रित सामग्री का व्यवहार कैसे किया? ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, यह है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। वह रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का विरोधी था।
ठीक है। उसने धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है उसे को। अपने विचारों के लिए उसने इस मुद्रण का सहारा लिया। उसका मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण मतलब पैसा, सबसे बड़ा तोहफा है। 1517 में उसने 95 स्थापनाएं लिखकर इसकी एक प्रति विडेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांग दी। इनकी प्रतियां छापकर चर्च को वाद विवाद करने की चुनौती भी दी। ठीक है, तो ये थे हमारे मार्टिन लूथर। तिलक ने किस भाषा में केसरी और मराठा का प्रकाशन किया? देख रहे हैं, तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में और मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है? तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोगों से जो रेशे के हिसाब से ऊन छांटते थे, ऊन खरीदते थे, इस ऊन को वे सूत काटने वालों तक पहुंचाते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वालों, चुन्नटों के सहारे कपड़ा समेटने वालों और कपड़ा रंगने वाले रंग साजों के पास ले जाया जाता था। रंगा हुआ वस्त्र लंदन तक पहुंचता था, जहां उसकी फिनिशिंग होती थी। कपड़े में रंग लगने के बाद वो लंदन पहुंचा था, फिर इसकी वहाँ फिनिशिंग होती थी। इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। सिंपल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये जो छोटे छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ, इनको आप डेली पढ़ते रहें तो आपकी तैयारी डेली होती रहेगी। यही हमारा मकसद है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ हर जगह शेयर करें और ऐसे वीडियो डेली लाता रहूँगा हर सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।